नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कशन का है वो बिहार पीजीटी एवं टीजीटी से रिलेटेड है, जो बीपीएससी के नए सिलेबस के पाठ्यक्रम के बेस पे होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 60 डिग्री हो तो उसके लिए क्रांति कोण का मान क्या होगा। यानी जो हमारा पोलराइजिंग एंगल है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो हमें पूछ रहा है क्रिटिकल एंगल क्या होगा, यानी क्रांति कोण क्या होगा। तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं, tan IP इक्वल टू क्या होता है, म्यू। यानी म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, IP का वैल्यू कितना है, पोलराइजिंग एंगल का 60 डिग्री। IP हमारा क्या है, पोलराइजिंग एंगल यानी ध्रुवण कोण है। ठीक है, अब हम देखते हैं म्यू का वैल्यू कितना हो गया, tan 60। यानी tan 60 किसका वैल्यू होता है, √3 का। यानी sin c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/μ। यानी sin c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/μ का वैल्यू कितना है, म्यू का वैल्यू √3। यानी c इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin इनवर्स √3। c हमारा क्या है, क्रिटिकल एंगल यानी क्रांति कोण। अब रही बात क्रांति कोण किसे कहते हैं, तो एक डायग्राम से आप समझने की कोशिश करिए। सपोज करिए ये हमारा कितना डिग्री है, 90 डिग्री। यहाँ से इंसिडेंट होती है लाइट। सी हमारा कितना है, क्रिटिकल एंगल इसे बोला जाता है, यानी क्रांति कोण बोला जाता है। ठीक है, और ये हमारा बी हुआ। यानी जब रेयरर मीडियम में बने अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है, तब डेंसर मीडियम में यानी सघन माध्यम में बने आपतन कोण को क्या हम कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, यानी क्रांतिक कोण कहते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से कौन सा संबंध गिब्स जी तथा हेल्महोल्ट्ज एच के बीच संबंध को दर्शाता है। G इक्वल टू PV/H, G इक्वल टू H/PV, G इक्वल टू H-PV, G इक्वल टू H+PV। तो हम देखते हैं हमारा गिब्स फंक्शन क्या होता है, यानी गिब्स फंक्शन यानी कैपिटल G U-TS प्लस PV। ये किसका फॉर्मूला होता है, G का, यानी गिब्स फंक्शन का। और सेकेंड है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, यानी इसे कैसे डिनोट किया जाता है, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन यानी H से डिनोट किया जाता है। H का फॉर्मूला क्या होता है, U-TS। U हमारा इंटरनल एनर्जी है, T टेम्परेचर है, S एंट्रोपी है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन 2 पुट इनटू 1। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने पर क्या हमें मिलेगा, जी का वैल्यू U-TS के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, H+PV। यानी गिब्स फंक्शन क्या हुआ, H+PV। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि ये केवल संबंध पूछा था किसके किसके बीच, तो गिब्स फंक्शन और हेल्महोल्ट्ज फंक्शन यानी जी और एच के बीच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग है। यदि एक बंदर के लिए पृथ्वी सतह से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है तो हाथी के लिए पलायन वेग क्या होगा। तो ऑप्शन देखने से पहले हम समझते हैं कि पलायन वेग होता क्या होता है, यानी एस्केप
वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? प्लायन वेग। फॉर्मूला इसका क्या होता है? √2g/e। जो यहाँ RE है वो क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की त्रिज्या। g क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है। अतः सभी द्रव्यमान के लिए पृथ्वी सतह पर प्लायन वेग कितना हो जाएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चाहे हाथी हो, चाहे बंदर हो, चाहे ग्रेट खली हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, PM, CM, DM कोई भी हो, सबके लिए प्लायन वेग कितना होगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। चूंकि जो प्लायन वेग होता है, चूंकि प्लायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी वस्तु के मास पर निर्भर नहीं करता है, यानी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। चाहे मास उसका हैवी हो या छोटा हो या बड़ा हो, डजंट मैटर। यह गुरुत्वीय त्वरण यानी वैल्यू ऑफ g एंड वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की त्रिज्या पर क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक है। अतः बंदर हो या हाथी हो, किसी के लिए भी प्लायन वेग कितना हो जाएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो कभी कभार फॉर्मूला से भी क्वेश्चन बने हैं कि प्लायन वेग का फॉर्मूला क्या होता है, प्लायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला क्या होता है? तो √2g/e। जी क्या है? तो गुरुत्वीय त्वरण है, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। RE क्या है? तो रेडियस ऑफ अर्थ है, यानी पृथ्वी की त्रिज्या है। प्लायन वेग किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो मास पे डिपेंड नहीं करता है। और डिपेंड किस पे करता है? तो रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या है और g की वैल्यू क्या है, यानी गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 500 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के प्रकाश से 1 फोटान से संबंधित संवेग हमारा क्या होगा। यानी फोटान का तरंग दैर्ध्य कितना दिया है? 500 नैनोमीटर, यानी लैम्डा पी का वैल्यू कितना है? 500 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर में हाउ मच मीटर? 1 नैनोमीटर में 10 टू द पावर -9 मीटर, यानी 500 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। अब देखेंगे डी ब्रोगली का संवेग समीकरण इक्वेशन क्या होता है। डी ब्रोगली का मोमेंटम समीकरण क्या होता है? संवेग का समीकरण या मोमेंटम का समीकरण। तो लैम्डा पी फॉर फोटान के लिए हम लिख रहे हैं H/mv होता है, और mv हम जानते हैं क्या होता है हमारा? p होता है, यानी संवेग होता है। ठीक है। और h जो है हमारा प्लैंक कांस्टेंट है। h की वैल्यू कितनी होती है? 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। लैम्डा पी का वैल्यू गिवन भी है, कितना है? 500 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। इस बात को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, लैम्डा पी कितना है? 5 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। ठीक है। लैम्डा पी भी पता चल गया हमें, एच यानी प्लैंक कांस्टेंट भी पता चल गया हमें। अब हम देखते हैं आगे, यानी एच की वैल्यू कितनी है? 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर कितना है हमारा? -7 है। ये किसका वैल्यू है? mv का वैल्यू है। और mv को हम क्या लिख सकते हैं? p लिख सकते हैं, यानी संवेग लिख सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा 1.33 इंटू 10 टू द पावर -27। ये ऊपर जाएगा -7 तो प्लस हो जाएगा 27 kg मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या हुआ?
संवेग हुआ, यानी मोमेंटम हुआ। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हमने एक इसमें फॉर्मूला यूज किया है, लैम्डा इक्वल टू एच अपन एम भी या एच अपन पी। पी हमारा संवेग होता है, एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, एम बी को हम पी लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जल का अपवर्तनांक 1.33 है, तो जल में प्रकाश की गति क्या होगी। तो हम जानते हैं माध्यम में प्रकाश की चाल का फॉर्मूला क्या होता है। माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डेट मीडियम, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, यानी C अपॉन N हो जाएगा। C का वैल्यू कितना है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारा कितना दिया गया है जल का, 1.33 दिया गया है। यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी क्या हमारी होगी, वेलोसिटी हो जाएगी 1.33 समथिंग है, यानी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या हुआ, जल में प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रेरकत्व यानी 0.5 हेनरी का एक कुंडल, फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है, 50 हर्ट्ज है, एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल से जुड़ा है, तो इसका प्रतिघात क्या होगा, यानी इसका रिएक्टेंस क्या होगा। प्रतिघात बोले तो रिएक्टेंस क्या होगा। क्वेश्चन में देखेंगे कि गिवन में क्या क्या है। हमारा इंडक्टेंस कितना है, एल की वैल्यू कितनी है 0.5 हेनरी, और हमारा फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज, यानी 50 हर्ट्ज। हमें निकालना क्या है, रिएक्टेंस निकालना है। तो रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रिएक्टेंस को एक्सेल से डिनोट किया जाता है, फॉर्मूला हो जाता है 2πfl। एल हमारा यहाँ क्या है, यहाँ लिख देते हैं, एल हमारा इंडक्टेंस है जिसे प्रेरकत्व कहते हैं, एफ हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है जिसे आवृत्ति बोला जाता है, और एक्सल हमारा क्या है, रिएक्टेंस है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रतिघात यानी रिएक्टेंस कैलकुलेट करना है। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, यानी 3.14 के अप्रॉक्स, यानी 3.14। फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है 50 हर्ट्ज, और 0.5 हेनरी हमारा क्या है, इंडक्टेंस है, यानी 3.14 × 50, यानी कितना हो जाएगा 157.0 ओम। एक्सल का वैल्यू यानी इंडक्टेंस का वैल्यू, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव 13.6 वोल्ट है, तो क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n=3 से संदर्भित इलेक्ट्रॉन स्तर की ऊर्जा बताइए। यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना है 13.6 वोल्ट। अब हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n की कितनी दी गई है, 3 दी गई है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, यानी सूत्र से क्या हो जाएगा, n = -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी क्वांटम संख्या है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 गिवन है, यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है, E3 कैलकुलेट करना है। n के प्लेस पे कितना पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
यानी E3 कितना हो जाएगा, -13.6/9 यानी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 का वैल्यू कितना हो गया, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फॉर्मूला मेमोराइज करना होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कभी कभार क्वांटम संख्या n को 2 कर दे, n को 4 कर दे, तो आपको n के प्लेस पे 4 पुट करना है, 5 पुट करना है, एज इट इज क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक सुरक्षा फ्यूज में तार के गर्म होने का तापक्रम प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। इसका धारा या धारा का स्क्वायर होगा, या धारा का क्यूब होगा, या धारा के पावर में 4 होगा। धारा कहने का मतलब यहाँ किसकी बात हो रही है, करंट की बात हो रही है। करंट को क्या बोलते हैं हम, धारा बोलते हैं। तो कोई हमारे पास सेफ्टी फ्यूज है, जिसमें सेफ्टी फ्यूज है, तो द टेम्परेचर विच गेट्स हीटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर किसके समानुपाती होता है, सुरक्षा फ्यूज में। अब हम देखते हैं जूल के उष्मीय प्रभाव से, किसके प्रभाव से, जूल के उष्मीय प्रभाव से क्या हमारा होता है, H = I² RT होता है। T हमारा क्या है, टेम्परेचर तापमान है। R क्या है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, H हमारा क्या है, H को हम ऐसे डिनोट करके यहां लिख देते हैं उष्मा। उष्मा यानी उष्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू धारा का स्क्वायर। दूसरे शब्दों में तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट का स्क्वायर। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा Z है तो इसका शक्ति गुणांक क्या होगा, यानी पावर फैक्टर क्या होगा। पावर फैक्टर को बोले तो शक्ति गुणांक क्या होगा। तो सबसे पहले हम पावर फैक्टर का डिफिनीशन जानेंगे, क्या होगा। किसी एलसीआर परिपथ में प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा, प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा के अनुपात के, यानी अनुपात बोले तो रेशियो को परिपथ का क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ये हमारा आपका जेड हो गया, ये आर हो गया, यानी ये क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो अगर यहां से हमें निकालना होगा कॉस फाई की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, R/Z। क्योंकि आप एक फार्मूला क्लास 9th में पढ़े होंगे, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, PBP HHB। तो ये साइन के लिए हो जाएगा, ये कॉस के लिए हो जाएगा। तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी आधार बटे कोण। इस फार्मूले से हमने कॉस फाई = R/Z निकाला है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये साइन के लिए है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये कॉस के लिए है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये टैन के लिए है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर वैसे ही रिवर्स कर लेंगे, कॉसेक के लिए, सेक के लिए, कॉट के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी खुली आर्गन की नली की लंबाई 0.5 मीटर है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी मूल आवृत्ति का मान बताओ यदि हवा में ध्वनि का वेग कितना है, 350 मीटर पर सेकेंड है। तो हम जानते हैं कि खुली आर्गन नली की मूल आवृत्ति क्या होगी, N = V/2L। V क्या है,
वेग है ध्वनि का, एल क्या है, आर्गन नली की लंबाई यानी लेंथ है। तो वेलोसिटी कितना दिया है 350 मीटर पर सेकेंड। एल कितना है यानी खुली जो आर्गन नली है उसकी लंबाई कितना है 0.5 मीटर। यानी इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं 350/2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल, यानी n इक्वल टू 350 पर सेकेंड, यानी 350 सेकेंड का इनवर्स। इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमें क्या बताना था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बताना था, यानी मूल आवृत्ति बतानी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किसके लिए अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है। सर्च लाइट में परावर्तक, कान के आंतरिक भाग का परीक्षण करने के लिए, कारों में रियर दृश्य दर्पण के लिए और सेविंग के लिए। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, उपयोग नहीं किया जाता है कार में, यानी यहाँ पे उत्तल दर्पण का हम उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं कारों में पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण अब देख लेते हैं। इसे अभिसारी दर्पण भी बोला जाता है, अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। और यह एक वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और जब वास्तविक बनेगा तो क्या बनेगा, उल्टा बनता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, सौर भट्टियों में, सौर भट्टिया में, हेडलाइट में, बाकी सेविंग ग्लास आपका हो गया, हेडिंग ग्लास हो गया, इस सब में अवतल दर्पण का यूज होता है। तो ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्योंकि कार में पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक अवर्णक लेंस दो पतले लेंसों के संपर्क से, जिनकी क्षमताएं 12 डायोप्टर तथा -8 डायोप्टर है, बना हुआ है। तो इस युग्म की क्या करना है, फोकस दूरी बताना है। कोई कैसा लेंस है, तो एक्रोमेटिक लेंस है, जिसका पावर कितना है 12 डायोप्टर और -8 डायोप्टर। यानी पहले लेंस की क्षमता कितनी है, पहले लेंस की क्षमता हमारी है 12 डायोप्टर, ठीक है। दूसरे लेंस की क्षमता -8 डायोप्टर। मिश्रण की क्षमता यानी दोनों की क्षमता 12 डायोप्टर प्लस -8 डायोप्टर, यानी कितना डायोप्टर हो जाएगा, 4 डायोप्टर हो जाएगा। अतः अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस युग्म की फोकस दूरी। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी दोनों की फोकस दूरी बतानी है। अतः मिश्रण की फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/p। p का मतलब होता है पावर। पावर कितना है, 4 डायोप्टर है, यानी 0.25 मीटर। बट हमारा सारा ऑप्शन सेंटीमीटर में है, इसलिए इस मीटर को हमें किस में कन्वर्ट होगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। तो फोकस दूरी हमारा कितना हो जाएगा, 25
सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि इस युग्म की फोकस दूरी पूछा है, इसलिए हम यहाँ समेशन कर दिए हैं, दोनों को ऐड कर दिए हैं, ताकि पहले लेंस की क्षमता और दूसरे लेंस की क्षमता एक साथ ऐड करने के बाद हमने क्या निकाला है, फोकस दूरी निकाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अपवर्तन के नियम का प्रतिपादन किसने किया, मैक्सवेल, बी हाइगेन, सी न्यूटन, डी हमारा स्नेल। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को देख लेते हैं, मैक्सवेल साहब को। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन दैट सेंचुरी, उस शताब्दी का सबसे महान और सबसे ज्ञानी साइंटिस्टों में से इनकी गिनती होती है। इनका क्या सिद्धांत है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण, यानी लाइट क्या थी, लाइट वॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, सेकेंड हम हाइगेन को देख लेते हैं। ये तो ऑप्टिकल फिनोमिना से है, यानी लाइट से इनका रिलेटेड है, ऑप्टिकल फिनोमिना, प्रकाश संबंधी। थर्ड हमारा है न्यूटन साहब। न्यूटन साहब का वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल, और लॉज ऑफ मोशन, गति का सिद्धांत। किस बुक में लिखा गया है, तो प्रिंसिपिया में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन बने हैं। चौथा है हमारा स्नेल का नियम। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्नेल के बारे में, या स्नेल का नियम क्या होता है। तो अपवर्तन का नियम किससे रिलेटेड है, स्नेल से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ, साइन आई अपॉन साइन आर, यानी n2 अपॉन n1, वेयर आई क्या है हमारा, आपतन कोण, आपतन कोण, आर क्या है हमारा, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, और n2 तथा n1 माध्यम के अपवर्तनांक, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, माध्यम के अपवर्तनांक है। तो अपवर्तन का नियम किसने प्रतिपादन किया, स्नेल ने प्रतिपादित किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ताप बढ़ाने के साथ द्रव का बहाव कैसा होता है, यानी इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर फ्लूइडिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा। ऑप्शन हमारा है बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि श्यानता क्या होता है। श्यानता, इसका मतलब गाढ़ापन। क्या, गाढ़ापन। कोई चीज जितनी गाढ़े है ना, उसकी श्यानता क्या है, उतना ही अधिक है। ठीक है, जो द्रव जितना ही गाढ़े होते हैं उनकी श्यानता क्या होती है, उतना ही अधिक होती है। जैसे मान लीजिए कि शहद ले लीजिए आप, और ग्लिसरीन ले लीजिए तथा पानी ले लीजिए, तो इसमें सबसे कम श्यानता किसका होगा, पानी का होगा। ठीक है, जबकि पानी की तुलना में ग्लिसरीन और शहद की श्यानता क्या होगी, सबसे अधिक होगी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, जैसे हम ताप बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो क्या असर पड़ेगा श्यानता पे, श्यानता हमारी घट जाती है। क्या हो जाती है, श्यानता हमारी घट जाती है। तो बढ़ता क्या है, तथा बहाव बढ़ जाता है। बहाव का मतलब बहने की स्थिति। ठीक है, बहाव क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर कोई हमारे पास आदर्श तरल है, क्या है, आदर्श तरल है, तो उसकी श्यानता क्या होगी, शून्य हो जाएगी। किसकी, आदर्श तरल की। तो इससे हमें ये जाहिर होता है, एक रिलेशन हमारे पास निकल के आया कि जब ताप बढ़ने से द्रवों का श्यानता गुणांक क्या होता है, घट जाता है।
क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, इस रिलेशन को ऐसे भी लिखा जाता है मैथमेटिकल के फॉर्म में, वो आपको और समझ में आएगा। एफ यानी फ्लूइडिटी इक्वल टू 1/ηटा, ये क्या है आपका श्यानता गुणांक है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे, तो फ्लूइडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। बार बार हम फ्लूइडिटी बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, बहाव होता है। टेम्परेचर का मतलब तापमान होता है। और क्या घटेगा, तो श्यानता गुणांक घटेगा, यानी विस्कोसिटी क्या होगी, घटेगी, यानी डिक्रीज होगी। टेम्परेचर जैसे बढ़ा है, बहाव बढ़ने लगा, और घटेगा क्या, विस्कोसिटी घटेगी, यानी श्यानता घटेगा। इसलिए ताप बढ़ाने के साथ द्रव का क्या है, बहाव है, वो बढ़ता है। एक क्वेश्चन यहाँ ये भी बन सकता है कि ताप बढ़ा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, द्रव का बहाव बढ़ रहा है, लेकिन घटता क्या है, तो विस्कोसिटी घटती है, श्यानता घटता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि दो गेंदों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है तो उनके सीमांत वेग का अनुपात क्या होगा, यानी टर्मिनल वेलोसिटी का अनुपात क्या होगा। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब सीमांत वेग क्या होगा। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, v इक्वल टू 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन नीटा, यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, रो डेंसिटी है, 2/9 हो गया। अब इस रिलेशन से ये जाहिर होता है, ये बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, भी किसके प्रोपोर्शनल है, तो r² के। r यहाँ क्या है, रेडियस, त्रिज्या है। ठीक है, ये रिलेशन हमें मिला। इसको अनदर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, दूसरे शब्दों में कहें तो v1/v2 r1/r2 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में गिवन है कि किसका अनुपात दिया गया है, तो त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है, यानी 2/1 का होल स्क्वायर, यानी 4/1। इसलिए ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4:1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी का वेग का अनुपात है, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर ये फार्मूला आपको मेमोराइज है देन यू कैन इजिली सॉल्व इट, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 8000 किलोमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में एक उपग्रह पृथ्वी के फेरे लेता है, तो पृथ्वी से उस दूरी पर उपग्रह का वेग क्या होगा। जैसे कोई सैटेलाइट है, कितना किलोमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में है, तो 8000 किलोमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में एक सैटेलाइट पृथ्वी के फेरे लेता है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट यहाँ दे भी दिया गया है, 6.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तब मान के चलिए कि जब उपग्रह वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो उसका जो कोणीय त्वरण होता है, कोणीय जब वृत्ताकार पाथ में ट्रेवल करेगा तब कोणीय जो त्वरण होगा v²/r हो जाएगा। बट कोणीय त्वरण तथा गुरुत्वीय त्वरण परिणाम में क्या होते हैं, दोनों परिमाण में इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी बराबर होते हैं। तो इसलिए हम आसानी से कह सकते हैं a इक्वल टू क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। ये भी एक रिलेशन हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। a इक्वल टू g हो जाएगा तो हम a के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, g पुट कर देंगे, यानी v²/r। अब हमें v ही निकालना है। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, √gr हो जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखेंगे g की वैल्यू और r की वैल्यू, तो g की वैल्यू कितनी है 6.2, r की वैल्यू कितनी है 8000 किलोमीटर, यानी 8 × 1000 × 1000। ठीक है,
यानी नियरली इक्वल टू हो जाएगा 7.042 इंटू 1000 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि 8000 किलोमीटर इसकी क्या है, त्रिज्या है। यानी ये नियरली किसके इक्वल हो जाएगा, 7 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, बट जो हमारा ऑप्शन है वो किलोमीटर पर सेकेंड का है, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 7 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया। जब भी किलोमीटर से मीटर में जाया जाता है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 से, और मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो डिवाइड किससे करेंगे, 1000 से करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कोणीय संवेग एक है, अदिश है, पोलर वेक्टर है, अक्षीय सदिश है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। अक्षीय सदिश है यानी एक्सियल वेक्टर है। किसे कहते हैं, तो जो घूर्णी प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है और घूर्णन अक्ष के अनुदिश कार्य करता है। उसे हम क्या कहते हैं, एक्सियल वेक्टर कहते हैं या अक्षीय सदिश कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L = mvr। m क्या है, हमारा मास है यानी कोई पिंड का द्रव्यमान है। v क्या है, वेलोसिटी है यानी वेग है। r क्या है, रेडियस है यानी त्रिज्या है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं। अभी का सीरीज हमारा बिहार पीजीटी एवं टीजीटी से रिलेटेड है। धन्यवाद दोस्तों।